हाँ, तो नाइट्रोजन कंटेंट में सबसे पहला पॉइंट था हमारा यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो अभी थोड़ा सा मैं क्रक्स की तरह से बता दे रहा हूँ, बिकॉज हमने इसको एक बार जो है देख लिया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि जो नाइट्रोजन का प्रेजेंस है वो हमें इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है। पहली चीज तो ये। अब ये चार फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। चार फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है फ्री अमोनिया, एक होता है ऑर्गेनिक अमोनिया, एक हमारे पास में होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइट। चार होते हैं। अब फ्री अमोनिया जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लिखा हुआ है फ्री अमोनिया किसके लिए है, क्या बताता है? रिसेंट पॉल्यूशन को बताता है। फ्री अमोनिया के और भी कुछ नाम होते हैं, लाइक हाइड्रोजन नाइट्राइड, नाइट्रोसिल, वेपरोल, ये सब भी कुछ इसके नाम होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। वैसे तो इतना डिटेल में नहीं आएगा, लाइक जो मैंने यहाँ पे नाम लिखवाया हुआ है, हाइड्रोजन नाइट्राइड, नाइट्रोसिल और ये वेपरोल। नेक्स्ट फिर हमारे पास में आता है ऑर्गेनिक अमोनिया। ऑर्गेनिक अमोनिया हमें क्या बताता है? ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ अमोनिया बिफोर डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन शुरू होने से पहले हमारे पास में क्या बताता है? ये जो भी हमारे पास में अमोनिया की क्वांटिटी है ना, वो बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद में नाइट्राइट क्या है? पार्शली डिकम्पोज कंडीशन जो होती है, यानी कि अगर नाइट्राइट की स्मेल आ रही है तो नाइट्राइट बेसिकली क्या है कि वो फुल्ली डिकम्पोज्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो नाइट्राइट होता है। और जब पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है या फिर डिकम्पोज हो जाता है, तो वो नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। यही नाइट्रेट ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड ये हो जाए तो फिर ये चीज हो जाती है। ठीक है, अब ये जो चार यहाँ पे हैं तुम लोगों के सामने, ये प्रीवियस ईयर में बहुत आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में प्री में बहुत आए हुए हैं, तो इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अब यहाँ पे जो चीज तुम लोगों को याद रखनी है, देखो क्या क्या याद रखना है फ्री अमोनिया के लिए, खासकर याद रखना ये वाला फ्री अमोनिया के लिए क्या इंडिकेट करता है? रेसिन पॉल्यूशन इंडिकेट करता है। ऐसी ऑर्गेनिक अमोनिया क्या इंडिकेट करता है भैया? हमारे पास में एक क्वांटिटी को बताता है डिकम्पोजिशन से पहले। ठीक, ऐसे ही हमारे पास में और आ जाता है फिर नाइट्राइट, फिर आ जाता है नाइट्रेट। नाइट्रेट हमारे पास में क्या है, अगर नाइट्रेट होगा तो समझ लो कि ओल्ड पॉल्यूशन है, यानी कि पहले से पॉल्यूशन जो है हो रहा है यहाँ पे, पुराना पुराना है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने एक चीज तुम लोगों को सभी को बता दी है कि जब पूरी तरीके से नाइट्राइट ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट कह देते हैं। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे इसी में, अब हमारे पास में आता है यहाँ पे फ्री अमोनिया। ये सब चीजें जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ पे जो है एक टेबल बनवा दिया था जिसमें हमारा लिखा हुआ था फ्री अमोनिया, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सब चीजों के बारे में वहां पे लिखा हुआ था। उनकी लिमिट्स वगैरह भी लिखी हुई थी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी कर दी है। अब वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए किया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना लिमिट, ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम लोग जब पढ़ो ना तो तुम लोगों को भी ध्यान रहे कि भैया यहाँ पे लिमिट जरूर लिख लो। उससे क्या होगा कि रिकॉल होती रहेंगी चीजें। अब अमोनिया की जो लिमिट थी वो थी हमारे पास में कितनी, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे ही तुम लोग भी कर लिया करो, जहां पे कोई भी रिलेटेड चीज आती है उसको वहां पे लिख लिया करो। ये वैल्यू हमारे पास में ये हो गई है। चलो, अच्छा सॉरी, ये फ्री अमोनिया है, तो फ्री अमोनिया के लिए हमारे पास होता है 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। ये गड़बड़ हो गया था। चलो, अब नेक्स्ट आता है ऐसी ऑर्गेनिक अमोनिया। ऑर्गेनिक अमोनिया के हमारे पास में होता है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। ये इसका लिमिट है। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फ्री अमोनिया क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, टू कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वाटर जो होता है उसको बॉईल करते हैं। जो भी हमारे पास में वाटर सैंपल होता है उसको बॉईल कर देते हैं, और जो भी गैसेस निकलती हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, कैसे? थ्रू द डिस्टिलेशन। ठीक, और फिर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है क्या, फ्री अमोनिया। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो पहले तो पानी को गर्म करो, गैसेस निकलेंगी, क्या करना है वहां पे, डिस्टिलेशन करना है, तब जाकर के हमें क्या मिलता है, हमारा फ्री अमोनिया मिलता है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक अमोनिया का देख लो। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो पहले से ही बॉइल्ड वाटर होता है उसके अंदर हम KMnO4 ये डाल देते हैं। ठीक, अब ये इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम क्या करते हैं, प्री बॉइल्ड वाटर में
हम पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। ये गलत हो गया, ये मैंगनेट नहीं यहाँ पे आएगा, ठीक। अब डाल देते हैं। अब फिर उसके बाद में क्या होता है, और जो जैसे ही हमने KMnO4 को डाला पानी में, उस पहले से ही प्री बोल्ड पानी में हमने डाल दिया, तो यहाँ पे ना गैस निकलनी शुरू हो जाती है, और फिर हम उस गैस को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे इकट्ठा कर लेते हैं, थ्रू द डिस्टिलेशन हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो गैस हमें यहाँ पे मिलेगी वो हमें क्या मिल जाती है, अमोनिया मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो, ये जो गैसेस आप लोग देख सकते हो, अभी जस्ट हमने थ्रू द डिस्टिलेशन दो गैसेस जो है हमने कलेक्ट करी। सेम प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, दो गैसेस कलेक्ट करी है, कौन कौन सी, एक तो फ्री अमोनिया, एक ऑर्गेनिक अमोनिया। अब दो एक साथ आ चुकी है ना, तो जब भी दोनों एक साथ कलेक्ट हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं केडाल नाइट्रोजन। यहाँ पे उसका फिर ये नाम हो जाता है, इसको केल्डाल भी कहते हैं, केडाल भी कहते हैं, केडाल नाइट्रोजन ये हो जाता है। ठीक है, तो जब भी फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया दोनों एक साथ होंगे, तभी ये केडाल नाइट्रोजन जो है कहलाएगा। इसको याद, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मेंशन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, हमारे पास में आता है नाइट्राइट का कॉन्सेप्ट। नाइट्राइट बहुत ही हार्मफुल होता है, इसका जो परमिसेबल लिमिट है वो 0 mg/L है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे अब नाइट्रेट आ गया ना, ये देखो ये फोर्थ वाला जो है नाइट्रेट आ गया है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने नाइट्रेट के बारे में तो पढ़ा है। नाइट्रेट के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है कि इससे हमें डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज, वही ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो सब डिजीज हमें हो जाती हैं। तो अब जरा समझो कि वो होता कैसे। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि नाइट्राइट जो होता है वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो नाइट्रेट जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ना नाइट्राइट की ही जो प्रेजेंस है वो हमने हार्मफुल मानी है, कि अगर नाइट्राइट हुआ तो वो नाइट्राइट में बदलेगा। और ये जो नाइट्राइट की ही वजह से मेनली क्या होता है हमारा, ये चीज यहाँ पे हो पाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसी वजह से हो पाता है। अच्छा, इसमें केडाल नाइट्रोजन में एक ना थोड़ा सा और समझ लो, सपोज बताता हूँ, जैसे ये सैंपल है, पिक्टोरियल थोड़ा सा कर देते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो यही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे सैंपल है, इसमें मैंने क्या डाला, KMnO4 डाला हुआ है। थोड़ा ना लिखने का याद रखना कि कैसे कैसे सिंबल्स जो है लिखने हैं, ये M कैपिटल होगा, N स्मॉल होगा। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हीट किया है, हमें फिर दो चीजें मिली हैं, एक मिला है यहाँ पे फ्री अमोनिया, और दूसरा हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा क्या, ऑर्गेनिक अमोनिया। ये दो चीजें जो है हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हो एग्जाम में। चलो, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में ही है, ये परमिसिबल लिमिट कितना होता है, 45 mg/L। इसके बारे में मैंने बताया था, कौन सा डिजीज हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या, मैथमोग्लोबिन, इसको हम कहते हैं मैथमोग्लोबिनेमिया। चलो, तो अब हमारे पास में यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हार्डनेस का कॉन्सेप्ट। अब हार्डनेस से पहले अगर कोई तुमसे पूछने लगे कि भैया नाइट्रेट जो है इतना हार्मफुल है, इसको तुम रिमूव कैसे करोगे, तो इसका जो प्रोसेस है वो होता है आयन एक्सचेंज या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। ये इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, तो इनके लिए भी यहाँ पे मेंशन कर लो। तो यहाँ पे मैंने ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम भी लिख दिया, मैथमोग्लोबिनेमिया, और जैसे प्रोसेस होता है जिससे रिमूव किया था वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आयन एक्सचेंज हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, और डिस्टिलेशन। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमारे पास में हार्डनेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, और हार्डनेस काफी इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस के ऊपर बिकॉज न्यूमेरिकल आता है। अभी हार्डनेस को देखते हैं। अब हार्डनेस की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो होती है 200 mg/L। रिजेक्शन की जो लिमिट होती है वो होती है 600 mg/L। और ये एज CaCO3 है। CaCO3 होने का मतलब देखो, अभी हमने पहले समझा हुआ है ना कि हम इसको कैसे लिखते हैं, मिलीग्राम/L एज CaCO3। ये चीज क्या थी, एल्केलिनिटी थी, वो ऐसे लिखी जाती थी ना। हार्डनेस भी इसी टर्म्स में लिखी जाती है। हार्डनेस को भी हम क्या करते हैं, इसी टर्म्स में लिखते हैं। चलो, अब यहाँ पे इसका रीजन क्या होता है, मतलब हार्डनेस होती क्यों है।
तो ये होती है मल्टीवैलेंट कटायंस की वजह से, ठीक, मेनली ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो मल्टीवैलेंट कटायन है, इसका मतलब हो जाता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज इसने कह दी है। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, इनको हम कहते हैं मल्टीवैलेंट कटायन, ठीक है। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो रिलेट कर पा रहे हो। अब हार्डनेस दो तरह का होता है। किन दो तरह का होता है हार्डनेस? सबसे पहला होता है कार्बोनेट हार्डनेस, दूसरा होता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तुम अगर कहीं भी देखोगे तो उसका रिप्रेजेंट कैसे किया था? कार्बोनेट हार्डनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं CH से, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने NCH से। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ नाम हो जाते हैं, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया था। ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। अब कैसे इसको मेजर किया जाता है हार्डनेस को? तो इसके लिए होता है हमारे पास में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक्स होती है। ये नाम याद रखना कि कैसे मेजर किया जाता है। इसके लिए होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक्स, ठीक। अब यहाँ पे एक हमारे पास में HCO3 नेगेटिव है, एक CO3 नेगेटिव है। अभी देखो, थोड़ा समझा देता हूँ। हमने क्या देखा कि जो हमारी हार्डनेस है मेनली किसकी वजह से हो रही है? एक तो कैल्शियम की वजह से हो रही है, और एक मैग्नीशियम की वजह से हो रही है। अब इनके साथ में क्या है ना, कुछ ऐसी चीजें आकर के जुड़ती हैं। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे जोड़ दिया जो हार्डनेस बनाए। अकेले कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस नहीं बना पाते, तो वो हमारे पास में होते हैं यहाँ पे HCO3 नेगेटिव, ऐसे CO3 नेगेटिव, ये हमारे पास में हार्डनेस है। और ये हार्डनेस होती है टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है ना। टेम्पररी हार्डनेस होती है। कार्बोनेट हार्डनेस है, ये कार्बोनेट हार्डनेस है। ये हमारे पास में ऐसे यहाँ पे क्या है, बाइकार्बोनेट हार्डनेस है। इसको हम क्या कहते हैं? टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम रिमूव कर सकते हैं गर्म करके। पानी को आप गर्म करो, ये रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होता है? आप लोगों ने देखा होगा, सपोज यहाँ पे आपका इसमें पानी है और आपने इसको गर्म किया है, तो पानी गर्म होने के बाद में नीचे ना व्हाइट व्हाइट जो है बैठ जाता है। जब पानी ठंडा होता है ना, तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, PPT व्हाइट कलर का। तो वही हमारा हार्डनेस होता है, ठीक। अब यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इन विच कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये होता क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो प्रेसिपिटेट होते हैं, वो थोड़े से क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं पानी। सॉल्युबल यानी कि घुल जाते हैं पानी। अभी देखो आगे। अब यहाँ पे आगे क्या है कि अभी हमने देखा कि टेम्पररी हार्डनेस कैसे होती है। तो टेम्पररी हार्डनेस होती है HCO3 नेगेटिव सी और हमारा CO3 नेगेटिव की वजह से, जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलता है। अब परमानेंट हार्डनेस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्राइड जब जाकर के कैल्शियम मैग्नीशियम से मिलते हैं तो वो परमानेंट हार्डनेस बनाते हैं, ठीक है। ये चीज होती है। और इसको हम गर्म करके कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। इसको हम सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक से ही रिमूव कर सकते हैं। अब ये वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स जैसे कि जियोलाइट प्रोसेस हो गया, जियोलाइट प्रोसेस होता है, यानी कि आयन एक्सचेंज जो मेथड होता है, ये वैसे ही रिमूव होते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड्स, ठीक है। ये इस तरीके से ये रिमूव होता है। चलो अब यहाँ पे आके देखो, अब इसको कैसे मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं कैसे? यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, अभी तुम लोगों को थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे है हमारा वर्सनेट सॉल्यूशन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसको हम कहते हैं वर्सनेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो, टाइट्रेशन करते हैं EDTA से। EDTA क्या होता है? ये है हमारा इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। इसको मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, EDTA। EDTA ये होता है हमारा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। ये नाम होता है। अब दूसरा में यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक इंडिकेटर यूज करते हैं, EBT। अब ये EBT, जैसे अभी देखो, पहले हमारे हमने पढ़ा था ना कि फिनोल्फिथलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज हमारा इंडिकेटर था, और हमने टाइट्रेशन के लिए 0.02 NH2SO4 यूज किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा EDTA यूज होता है टाइट्रेशन के लिए, और इंडिकेटर होता है EBT। अब ये जो EBT है, इसका नाम होता है यूरोक्रोम ब्लैक टी। जैसे यहाँ पे EBT है, ये हमारे पास में होता है। इसकी स्पेलिंग हो सके मैं शायद गलत लिख दूं यूरोक्रोम की, तो एक बार चेक कर लेना। ब्लैक टी, ये नाम इसका होता है, यूरोक्रोम ब्लैक टी। अब देखो, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होता है, ये होता कैसा है, इसी को हम बोलते हैं वार्सनेट सॉल्यूशन। ये होता है 0.01 MEDTA, ठीक।
इतना हम यहाँ पे यूज करते हैं। एम का मतलब होता है मोलैरिटी, यहाँ पे एम का मतलब है कैपिटल एम है मोलैरिटी, हम इसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो 1 ml टाइट्रेंट होगा वो 1 मिलीग्राम हार्डनेस के बराबर होगा किसके, CaCO3। ये चीज याद रखना, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट पहले आया था उसी तरीके से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। वो अल्कलाइन वाला था, ये हमारा किसका है, ये हमारा हार्डनेस का है। इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब नेक्स्ट देखो, इफ NaCH इज एबसेंट, कहने का मतलब है कि पानी में अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एबसेंट है तो जो एल्केलिनिटी है वो ज्यादा होगी किससे, कार्बोनेट हार्डनेस। इस चीज को ना थोड़ा सा याद तुम्हें करना पड़ेगा, और मैं भी तरीका एक बता दूंगा कि इसको कैसे याद करना है। एक छोटा सा मैंने ट्रिक जो है वो बनाया हुआ है, वो ट्रिक मैं अभी तुम लोगों को दूंगा, उससे फिर ये जो है जल्दी से याद हो जाएगा। तो फिलहाल जो है इसको इतना समझो कि हमारा अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट नहीं है पानी के अंदर, तो जो एल्केलिनिटी है वो ज्यादा हो जाएगी कार्बोनेट हार्डनेस, और टोटल हार्डनेस जो है वो बराबर हो जाती है किसके, हमारे कार्बोनेट हार्डनेस के। ठीक, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ में भी नहीं आया होगा मुझे पता है। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेंस कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस और एल्केलिनिटी विच एवर इज लेस। इसको मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है। यही जो चीज यहाँ पे है इसको मैं अभी समझा देता हूँ, मुझे बस ठीक। तो अभी जो मैंने इतना बताया ना, ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और ये इतना कुछ बता दे कि भैया नॉन कार्बोनेट हार्डनेस अगर एब्सेंट होगी तो एल्केलिनिटी ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो ये चीज अब जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो आपका टोटल हार्डनेस होता है वो दो चीजों को मिला करके होता है, और टोटल हार्डनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं TH, और ये होता है कार्बोनेट हार्डनेस CH और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस दोनों को मिला करके, ठीक है, NCH हो गया। अब इसी में क्या आता है कि जो आपका कार्बोनेट हार्डनेस है CH, वो हमेशा मिनिमम लिया जाता है दो वैल्यूज के। वो दो वैल्यूज कौन सी होती है, एक होता है टोटल हार्डनेस और एक होता है एल्केलिनिटी। जो भी मिनिमम होगा उसमें से हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या है, मिनिमम होगा टोटल हार्डनेस के और एल्केलिनिटी के, इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, टोटल हार्डनेस हमारा लेस देन इक्वल्स टू है, अगर लेस देन इक्वल्स टू अगर किसके, एल्केलिनिटी के, ठीक है। तब क्या होगा, तब हमारा जो टोटल हार्डनेस है वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाता है। इसको समझ करके चलना, अगर टोटल हार्डनेस हमारा एल्केलिनिटी से कम है या फिर बराबर है तो टोटल हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाता है, और यहाँ पे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो होता है 0। इस पॉइंट की ही मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा था, और ये वाला जो पॉइंट मैंने अभी बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री में बहुत पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ये भी हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट देख लो इसी में, थर्ड, अगर हमारा टोटल हार्डनेस ज्यादा हो जाए किससे, एल्केलिनिटी से, टोटल हार्डनेस हमारा ज्यादा है एल्केलिनिटी से, तब क्या होता है, जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस है वो एल्केलिनिटी के ही बराबर हो जाती है। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर हो जाती है सॉरी, एल्केलिनिटी के बराबर हो जाती है। अब एक चीज देखो, ऊपर हमने क्या फॉर्मूला लिखा था भैया, ऊपर हमने ये फॉर्मूला लिखा था कि टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस NaCH, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस वो पूछ ले कि बताओ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस अब कितना होगा इस सिचुएशन, यानी कि यहाँ इस सिचुएशन, तब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो NaCH इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस माइनस CH कर सकते हैं, बिल्कुल ये बात तो एकदम समझ में आ रही होगी। अब चूंकि मेरा CH अल्केलिनिटी के बराबर हो गया तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है NaCH इक्वल्स टू TH माइनस एल्केलिनिटी, ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला। और ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने बनाया है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आया है प्री में, डायरेक्टली पूछा गया है, डायरेक्ट पूछे गए हैं ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं डायरेक्टली। तो इनको याद कर लेना। आई गेस यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे। अब यहाँ पे हमारे पास में टोटल हार्डनेस के कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हमें न्यूमेरिकल करना है। अब वो फॉर्मूले देखो,
तो यहाँ पे है टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3, और ये मिलीग्राम पर लीटर में लेते हैं। ठीक, तो इसको कैसे किया था, इसका है फॉर्मूला। कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लेंगे किसका, कैल्शियम का, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि कैल्शियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आंसर थे वो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, तो सबसे पहले इसीलिए मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक, कैल्शियम मैंने लिया है यहाँ पे, और ये कैल्शियम भी मैं कैसे लूंगा, मिलीग्राम पर लीटर में ही लूंगा, और हम लोग मिलीग्राम पर लीटर में कैल्शियम को निकालना सीख चुके हैं। इससे पहले यानी कि जब हम किसको सॉल्व कर रहे थे, एल्केलिनिटी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, तब मैंने तुम लोगों को निकाल करके बताया था, समझाया था कैसे करें। इनटू यहाँ पे आएगा अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 पॉजिटिव। एक ये है। अब प्लस करो इसमें, अभी मैग्नीशियम की वजह से आएगा, अभी तो कैल्शियम की वजह से आया, अब मैग्नीशियम की वजह से देखो सेम टू सेम उसी तरीके से फॉर्मूला होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव, और ये भी मिलीग्राम पर लीटर्स में ही होगा। ठीक, इनटू अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बना है। ठीक, ऊपर हमारा कैल्शियम वाला है, नीचे हमारा मैग्नीशियम वाला है। कंसेंट्रेशन आपको दी होगी, ये आप यहाँ पे रख दोगे। इक्विवेलेंट वेट आपको पता ही होता है, वो आप यहाँ पे रखोगे। ये भी आपको पता होता है, वो आप यहाँ पे रखोगे। उसी तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू आपको दी जाएगी। इक्विवेलेंट वेट आपको पता होगा, निकालना आता है, ये आप रखोगे। और ये इक्विवेलेंट वेट आपको मैग्नीशियम का निकालना आता है, ये भी आप रखोगे। तो सब कुछ यहाँ पे इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना क्या निकाल सकते हो, अपना टोटल हार्डनेस निकाल सकते हो। चलो जी, ये चीज आएगा, सभी को क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अगर मान लो कभी भी ये तुम लोग का आ जाता है, थोड़ा सा फॉर्मूला अगर मैं कहूँ कि चेंज हो जाता है, वैसे तो नहीं होगा। फॉर्मूला सपोज करो कि मिली इक्विवेलेंट के टर्म्स में आ जाता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तब मतलब सॉरी, अगर वैल्यूज आ जाती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के टर्म्स में, तब फॉर्मूला हमारा कैसा होगा वो मैं अब बताता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा गलत बोल गया था। वैल्यूज हमारी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के टर्म्स में अगर आ जाती हैं, तब कैसे फॉर्मूला होगा।